चाइना के साथ रशिया का कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस किस वजह से पॉसिबल नहीं हो सकता है, और इसमें चाइना को तो फायदा होगा ही, लेकिन इसमें रशिया को यहाँ पे फायदे से ज्यादा नुकसान क्यों होने वाला है। पाकिस्तान की जले हुए घाव में नमक लगाने के लिए सऊदी अरब की तरफ से अभी भारत को ओआईसी में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की सेगमेंट में चाइना अभी किस वजह से यूएस और रशिया को पीछे छोड़ने वाला है। भारत और नेपाल के बीच अभी साथ सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने वाला है, और क्या गलती से पाकिस्तान की तरफ से अभी ये स्वीकार किया जा चुका है कि अभिनंदन वर्धमान ने उनके F-16 को मार गिराया था। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत, चाइना और रशिया को लेके है। आप सभी को ये बात पता होगा कि कुछ दिन पहले रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में रशिया और चाइना के बीच कोई मिलिट्री अलायंस को साइन किया जा सकता है। हालांकि इसको लेके अभी कोई भी फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ था और अभी ऐसा कुछ करने का प्लान भी नहीं था, लेकिन फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है, ऐसा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया से बात करते हुए बताया था। लेकिन अभी रशिया के टॉप डिप्लोमेट्स की तरफ से इस बात को लेकर काउंटर किया जा रहा है कि अगर रशिया चाइना के साथ कोई भी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस को फॉर्म करता है तो इससे भारत और रशिया के रिलेशन पर सीधा असर पड़ने वाला है, और रशिया कभी भी भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करना नहीं चाहता है, जो कि एक ट्रेडिशनल रिलेशन है। रशियन डिप्लोमेट्स का कहना है कि अगर यूनाइटेड स्टेट को काउंटर करने के लिए रशिया चाइना के साथ कोई भी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस को साइन करती है तो इससे रशिया को फायदे से ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यूएस और रशिया के बीच जंग जैसे हालात अभी नहीं है, और असल मायने में चाइना के साथ रशिया का कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस तब काम आ सकता है जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सीधे तौर पर रशिया या फिर चाइना के ऊपर अटैक किया जाता है, और फ्यूचर में रशिया और यूएस के बीच जंग होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन चाइना और भारत के बीच जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में अगर चाइना भारत के ऊपर हमला करता है तो रशिया बीच में फंस जाएगा और ये भारत को यूएस की तरफ शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर देगा, जिस वजह से रशिया को कभी भी चाइना के साथ कोई मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के साथ अभी रशिया का सिर्फ बायर और सेलर का रिलेशन नहीं है। और हाल ही में ही जब चाइना के साथ तनाव बढ़ा था तो जरूरत के वक्त रशिया की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर भारत को सभी हथियार सप्लाई किए गए थे। भले ही रशिया नहीं चाहता कि चाइना और भारत आपस में लड़ाई करे, लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से भारत को सभी जरूरी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किया गया था। और रशियन डिप्लोमेट्स का कहना है कि रशिया का एम ये होना चाहिए कि वो भारत और चाइना के बीच तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर सके और सही मायने में फ्रेंडली कंट्री बना सके। अगर ऐसा हुआ तब जाके रशिया सीधे तौर पर चाइना के साथ कोई मिलिट्री अलायंस को साइन कर सकता है। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से है। अभी बात आप सबको पता होगा कि सऊदी अरब अब तक पाकिस्तान का एक मेन अलाइड कंट्री था और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन काफी खराब होने लगे थे, स्पेशली जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर इशू को लेके ओआईसी में उनको सपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन ओआईसी की तरफ से पाकिस्तान को कश्मीर इशू को लेके कोई भी समर्थन नहीं किया गया था। इसके बाद इसी बात को लेके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी ने ये धमकी दी थी कि अगर ओआईसी की तरफ से उनको समर्थन नहीं किया जाता है तो वो ओआईसी की तरह एक और संगठन को तैयार करने वाले हैं, जो कि सीधे तौर पर इसका राइवल संगठन होने वाला है। इसी के बाद से ही सऊदी के साथ पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने लगे थे, और इस बात को पैचअप करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा सऊदी के दौरे पर भी गए हुए थे, लेकिन उस दौरान सऊदी के प्रिंस ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया था। और बदले में इसी बीच भारत और सऊदी के रिलेशन काफी अच्छे बनते जा रहे हैं। इसके पीछे दो मेन कारण हैं। एक तो सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल लेवल में काफी अच्छा रिलेशन है। साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भी सऊदी अभी भारत के करीब आने लगा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वो अभी सऊदी अरब को एक मॉडर्न डिफेंस और सर्विस हब बनाना चाहते हैं, और इसके लिए सऊदी का भारत मेजर डिफेंस पार्टनर बन सकता है, और एशिया में भारत से अच्छा पार्टनर उनको कहीं नहीं मिल सकता है। अब इन्हीं सब बातों की वजह से पाकिस्तान को काफी तकलीफ हो रहा था, लेकिन अभी सऊदी के प्रिंस ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो कि पाकिस्तान के कटे हुए घाव में नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सब कुछ लगाने का एहसास दिलाने वाला है। क्योंकि जिस ओआईसी के एक राइवल संगठन को अभी खड़ा करने की पाकिस्तान की तरफ से धमकी दिया गया था, अब सऊदी के प्रिंस ने उसी ओआईसी में भारत को मेंबरशिप देने का प्लान कर रहे हैं। अब इससे हमको ये सीख मिलता है कि गाड़ी चाहे मारुति 800 हो या फिर रोल्स रॉयस हो, लेकिन ड्राइवर हमेशा ड्राइवर होता है, और ड्राइवर को मालिक को ये धमकी नहीं देना चाहिए कि अगर वो तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ।
अगला अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके है। अब सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि अभी सभी मेजर पावर सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ जाने लगे हैं। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और रशिया अपनी नेवी में हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेशनल कर रहे हैं, जिसमें रशिया अपनी ज़िरकॉन मिसाइल को डिप्लॉय कर रही है और यूएस अभी हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी वेपन्स को शामिल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें तो चाइना की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो एक एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म है और ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयर लॉन्च मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम CHASX-13 है और ये एक तरीके से एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको मेनली चाइना दुश्मन की एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया भर के न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो मिसाइल है ये दरअसल चाइना की DF-21 मिसाइल के साथ काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस किए गए हैं और एक डिफरेंट टाइप की रॉकेट मोटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर के बदले एयरक्राफ्ट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इसकी रेंज भी DF-21 मिसाइल की बराबरी की हो सकती है, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। भले ये साइज में छोटा होगा, लेकिन ग्लाइड व्हीकल होने की वजह से ये उस रेंज को हासिल कर सकता है। साथ ही अगर इसको चाइना अपनी S-6 बॉम्बर के साथ इंटीग्रेट करता है तो इसकी रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि और ज़्यादा डिस्टेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको चाइना आगे चल के सिर्फ साउथ चाइना सी के अलावा पैसिफिक ओशन या फिर इंडियन ओशन रीजन में भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि US के अलावा भारत के लिए भी काफ़ी खतरा पैदा करने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को लेके 2 से 3 अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्टिस्तान को अपना 5th प्रोविंस घोषित कर दिया गया है। हाल ही में ही गिलगित बल्टिस्तान में स्पीच देते हुए पाकिस्तान के PM इमरान खान ने बताया कि अभी प्रोविजनली गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5th प्रोविंस घोषित किया जा चुका है और इसको लेके और ज्यादा डिटेल जल्द ही पब्लिक को दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ उन्होंने रेगुलर भाषणबाजी किया था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की फॉर्मर नेशनल असेंबली के स्पीकर ने अभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो कि अभी फिर से पाकिस्तान को नंगा करने वाला है। उन्होंने ये बताया कि वो अभी पाकिस्तान को लेके बहुत सारी सीक्रेट जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया या फिर कभी भी इसको लेके इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दिया है। शायद उनका स्टेटमेंट यहाँ पर फवाद हुसैन के स्टेटमेंट के ऊपर था, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हालत में पाकिस्तान की तरफ से अभिनंदन वर्धमान को रिलीज किया गया था। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ उस वक्त कांप रहे थे और पसीने से लथपथ थे। इसके अलावा उन्होंने अभी एक और बात किया है जो कि पाकिस्तान की तरफ से अब तक बताया जा रहा एक झूठ से पर्दा हटाने वाला है। उन्होंने डॉन से बात करते हुए कहा कि 27 फरवरी को ही डॉग फाइट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की F-16 को मार गिराया था। बदले में इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 को उनकी F-16 ने मार गिराया था और इसके बारे में वो कोई और स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इस बात को लेके जो भी स्टेटमेंट इशू किए गए थे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे। लेकिन इसके अलावा उनको और भी बहुत सारे पाकिस्तान के सीक्रेट पता है जिनको वो बताना नहीं चाहते हैं। और अभी उनकी इसी स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की सरकार अभी काफी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर अपना मुंह खोल दिया तो इमरान खान की सरकार दुनिया के सामने बेइज्जत होने वाली है, साथ ही पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ आने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। अब सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा है तब से भारत की तरफ से ताइवान को फुली सपोर्ट किया जा रहा है। इसी दौरान कुछ खबर सामने आया था कि भारत और ताइवान के बीच अभी कुछ ट्रेड पैक्ट को साइन किया जाने वाला है और इसको लेके अभी बातचीत किया जा रहा है। और इसी बात को लेके अभी चाइना की तरफ से काफ़ी एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया गया है और चाइना की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर भारत की तरफ से वन चाइना पॉलिसी का पालन नहीं किया जाता है तो चाइना नॉर्थ ईस्ट की सेपरेटिस्ट ग्रुप को समर्थन करना शुरू करने वाला है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में अंदरूनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। अब ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इसी बात को लेकर एक और रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत अभी ताइवान के साथ कोई भी ट्रेड रिलेटेड पैक्ट को साइन नहीं करने वाली है और ऐसी किसी भी पैक्ट को लेके अभी कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। पर इसके बावजूद भी चाइना की तरफ से भारत को धमकी देते हुए कहा गया था कि अगर वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं तो चाइना नॉर्थ ईस्ट की सेपरेटिस्ट को एक्टिव करने में मदद करने वाला, क्योंकि ताइवान के लोग चाइना के लिए जैसे हैं भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट की सेपरेटिस्ट ग्रुप बिल्कुल वैसे ही है। और अगर भारत ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश करता है तो चाइना की तरफ से भी नॉर्थ ईस्ट कार्ड को खेलना शुरू किया जाएगा।
चाइना की बीजिंग फॉरेन स्टडी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सिनचुंग ने बताया है कि हालांकि भारत की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोजीशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट काफी कमजोर पड़ चुके, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से वहां से खत्म नहीं हुए हैं और बाहरी सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर उनको चाइना सपोर्ट करता है तो वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं और भारत के खिलाफ इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके है। काफी दिनों से भारत और नेपाल के बीच चल रही मतभेद शायद अभी खत्म होने वाली है और शायद फिर से भारत और नेपाल के रिलेशन नॉर्मल होने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरावने के नेपाल विजिट के दौरान नेपाल की तरफ से उनको अपनी आर्मी में ऑनररी जनरल रैंक को ऑफर किया जाएगा, जिसमें उनको रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जाएगा और इसी दौरान वो नेपाल के PM KP ओली के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। और उनकी इस विजिट के दौरान ऐसा लग रहा है कि लिपुलेख इलाके को लेकर जो भी मतभेद चल रहा था उन सभी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर रिवाइव करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि महाकाली रिवर के ऊपर बनाया जाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और नेपाल के बीच जो भी मतभेद चल रहा था उनमें से लगभग 90% के आसपास अभी रिजॉल्व हो चुकी है और अभी लिपुलेख और कलापानी को लेकर जो भी इशू क्रिएट हुआ था इसके पीछे असल में नेपाल के अपने इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि आगे चल के इतना बढ़ गया कि इससे भारत और नेपाल के रिलेशन खराब होने लगे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला और आगे से भारत और नेपाल अपने रिलेशन को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आगे चल के दोनों को ही फायदा होने वाला है। और नेपाल की तरफ से इस डैम प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव देना इस बात का संकेत देता है कि लिपुलेख इलाके को लेकर जो भी इशू क्रिएट हुआ था वो सब रिजॉल्व हो चुकी है और इससे आगे चल के एग्रीकल्चर फ्लड मैनेजमेंट में भारत और नेपाल दोनों को मदद होने वाली है। इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि भारत और नेपाल के रिलेशन को नॉर्मल करने के पीछे रॉ का काफी ज्यादा योगदान रहा है और पिछले 45 डेज के अंदर रॉ इसे नॉर्मल करने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।